तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। विश्व के समस्त गुरु तत्वों को वंदन करते हुए और भगवान शरभ को वंदन करते हुए ओम चरकमदा चरकमिदं चरकाच्चरकम् उदच्यते चरकस्य चरकमादाय चरकमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जल्दी जल्दी टाइप करना है आपको ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज का हमारा द्रव्य जो है वो कौन सा है जो हम स्टडी करने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। एक किसी का रिप्लाई आ गया तो भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यस, सीपी। स्टार्टिंग इससे होती है कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं, राइट। हम क्या बोलते हैं? च्यवनप्राश। इट इज नॉट च्यवनप्राश, इट इज च्यवनप्राश। न पे आपको जोर देना होता है और उसको उस तरीके से उसका उच्चारण होता है। फिर से एक बार, इट्स नॉट च्यवनप्राश, इट इज च्यवनप्राश। च्यवनप्राश। ओके। हम उसका उच्चारण ही गलत करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल मिस्टेक। सबसे अंडर यूज्ड द्रव्य है। अंडर यूज्ड इन द सेंस ऑफ फलश्रुति। उसकी फलश्रुति जिस जिस प्रकार की है उस प्रकार से उसका उपयोग नहीं किया जाता। क्या आप मानते हैं इस बात को? दो तीन कंडीशन में यूज करते हैं ज्यादातर। हम में से आप में से बहुत लोग उसको यूज करते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर काश श्वास इम्यूनिटी बढ़ाना, दैट्स ऑल। फलश्रुति तो अफलातून है उसकी, लेकिन हम उसको वैसे यूज करते ही नहीं है क्योंकि हमने डिटेल में उसके एक एक द्रव्य का अध्ययन किया ही नहीं है। थर्ड फंडामेंटल मिस्टेक कि सबसे ज्यादा गलत तरीके से बनाया जाने वाला कोई रसायन है तो वो है च्यवनप्राश। कैसे? वाई? इसके लिए च्यवनप्राश के रिजल्ट नहीं आते ना। यस, वन थिंग इज अडल्टरेशन। अडल्टरेशन बहुत है उसमें, द्रव्यों में। व्हाट एल्स? द बिगेस्ट ब्लंडर विच वी क्रिएट इज द उसका जो बेस द्रव्य है, दैट इज अमल की। वो अमल की ही गलत यूज करते हैं। नॉर्मली अमल की का वजन कितना होना चाहिए? बताते जाइए, गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं। या त्रिफला में प्रमाण बताइए, हरितकी, विवितकी और अम्लकी, इसका प्रमाण क्या बताया गया है? नो वन। एक्चुअली जो प्रमाण है वो है 1:2:4। एक हरितकी, दो विवितकी, चार अम्लकी। इस रेशियो में उसको लेते हैं तो उसको त्रिफला कहते हैं। 1:1:1 का भी रेफरेंस है, लेकिन एक्चुअल रेफरेंस इज 1:2:4। अभी हरितकी का वजन कितना होता है? कितना होना चाहिए नॉर्मली? ग्राम्स में बताइए। नो, 12 नहीं, इट इज 20 ग्राम। एक हरितकी 20 ग्राम की नॉर्मली होनी चाहिए। विवितक? विविधक 10 ग्राम, राइट। एंड अमलकी?
राइट, 5 ग्राम। और आज जो हम आंवला यूज करते हैं, वो आंवला कितने ग्राम का होता है, जो हम च्यवनप्राश में यूज करते हैं या जो हम खाते हैं, वो कितने ग्राम का होता है? जिसने च्यवनप्राश बनाया होगा उसको पता होगा। यस, अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 ग्राम का आंवला होता है। तो ओरिजिनल जो आंवला है, जिसको राय आंवला बोलते हैं, रान आंवला बोलते हैं, वो 5 ग्राम का होता है और वो अपेक्षित है च्यवनप्राश में। यदि हम 20 से 30 ग्राम का आंवला जो आज यूज किया जाता है, जो जिसको आप हाइब्रिड बोल सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड है या एक वैरायटी है आंवले की, उसको यूज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो क्या इससे रिजल्ट आएगा क्या उतना? डेफिनेटली ये अमल की ही है, अमल की का एक भेद ही है, लेकिन उससे उतना रिजल्ट आएगा क्या जितना 5 ग्राम वाले अमल की को यूज करने से आएगा? ये 5 ग्राम वाला जो है, ये उसको मराठी में डोंगरी आंवला या तो फिर खास करके बनारस का रहता है, बनारसी आंवला बोलते हैं, और मिलता है बहुत जगह पर, छोटे आंवले होते हैं, है ना? सो दिस वन थिंग वी कैन कीप इन माइंड, कि यदि हम च्यवनप्राश बनाएंगे तो इस आंवले से ज्यादातर बनाएंगे, नहीं होगी उपलब्धि तो इस आंवले से भी बना सकते हैं, लेकिन फलश्रुति में भेद आएगा। उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना ये रहना चाहिए। इसलिए मार्केट प्रिपरेशन वाला जो आंवला है, फिर वो स्वामला वाला ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, कोई नहीं यूज करता इस प्रकार से। इसलिए वैद्यों ने खुद ही बनाना चाहिए, या हम में से जो उसमें निपुण है, वैशज्य इसमें, उसने बनाकर सबको सर्कुलेट करना चाहिए। देन द च्यवनप्राश विच विल बी यूज्ड बाय अस विल बी हाईली इफेक्टिव। एग्री? इन चीजों पर हमने सोचना ही चाहिए। पहली बात तो इतनी फंडामेंटल मिस्टेक्स अगर हम कर रहे हैं, तो द्रव्य की किस तरीके से वो काम करेगा? कर ही नहीं सकता वैसा जैसा करना चाहिए उसने। और कोई मिस्टेक? मिस्टेक से शुरुआत इसलिए की तो ताकि अवलोकन हो सके हमारे द्वारा क्या गलती हो रही है। ये आपसे ही नहीं, मुझसे भी होती है, सभी से होती है। और कौन सी गलती है? 3 गलतियां देख ली, चौथी गलती च्यवनप्राश की के यूसेज में। दैट्स ऑल्सो ट्रू। शुगर फ्री च्यवनप्राश आ रहा है, यूटेंसिल्स यूज्ड हो जो जिसमें बनाना चाहिए वो गलत है। वन फंडामेंटल मिस्टेक अगेन इज तेल, हम उसको यूज नहीं करते। चरक ने यमक बोला है, घृत और तेल दोनों में बनाने को बोला है। ज्यादातर फार्मेसी शारंगधर के पार्ट से यूज करती है। तेल जो है ये वात शमन में उत्कृष्ट द्रव्य है। और च्यवनप्राश की फलश्रुति में पवनोत्तम, पवन अनुलोमन इस प्रकार का शब्द आया है। तो उसमें यदि आप तेल यूज ही नहीं करोगे तो पवन अनुलोमन किस प्रकार से होगा, जिस लेवल का होना चाहिए। एंड यस, पयस्विनी मैम इज राइट। डोसेज मिस्टेक, एक पल की उसकी मात्रा है अवलेह की, 40 ग्राम तक की मात्रा, उसको हम उतनी मात्रा में यूज करते ही नहीं। आप बोलोगे सर पेशेंट का अग्नि अच्छा नहीं है, उसको कैसे दे, सामावस्था है कैसे दे? अरे भैया, उसकी फलश्रुति में ही लिखा है परम अग्नि वृद्धि। वो रसायन ही ऐसा है जो अग्नि को वृद्ध करता है इतना। और आपको फिर भी डाउट है तो आप उसको मुहुर मुहुर यूज करो। सुबह एक बार थोड़ा दे दिया, खाने के साथ थोड़ा दे दिया, शाम को थोड़ा दे दिया, रात को सोते वक्त थोड़ा दे दिया। किसने मनाही की है? ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि उसको रसायन काल में ही दे। जब आपको पूरे रसायन की फलश्रुति अपेक्षित है, जब उसको कुटी प्रावेशिक स्वरूप में यूज करना है, तब आपको उसको कुटी में और उसी समय पर देना जरूरी है। लेकिन हम उसको वातातपिक स्वरूप में यूज कर रहे हैं या शमन चिकित्सा के स्वरूप में यूज कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से दिया जा सकता है। राइट? सिर्फ इतनी बात पकड़ने मात्र से
क्या लगता है आपको कि बहुत फर्क आ जाएगा? आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, वेरी कॉमनली यूज द्रव्य, वेरी कॉमनली यूज रसायन, लेकिन सिर्फ उसकी मात्रा बदलने मात्र से भी बहुत फर्क पड़ेगा, राइट? वन थिंग। सेकेंड थिंग, द्रव्य किस तरीके से काम करता है? द्रव्य कैसे काम करता है? रस से, गुण से, वीर्य से, विपाक से, प्रभाव से? द्रव्य किससे काम करता है? रस से करता है। दीप कह रहा है वीर्य से करता है। दीपिका मैडम के लिए सबसे करता है। औषधि वीर्य से करता है। इनका भी आंसर सही नहीं है। द्रव्य कार्य करता है वैद्य के माध्यम से। प्रधानम अत्र भीषकम। भूल गए? प्रधान कौन है? द्रव्य प्रधान नहीं है, द्रव्य अप्रधान है। प्रधान वैद्य है। हम जैसा ऑर्डर करेंगे द्रव्य को, उस द्रव्य को, उस कल्प को उस तरीके से काम करना है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड दैट द्रव्य इन दैट डेप्थ। अगर आपने उसको शिद्दत से मोहब्बत की है, पूरी तरीके से उसको समझा है, आर पार उसको समझा है, तो वो द्रव्य आपका हो चुका है। उसने भी आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दी है। फिर कोई मुश्किल नहीं है। और आपको रुग्ण के अंतरात्मा तक आपने प्रवेश कर लिया है, उसको भी बहुत दिल से आप ठीक करना चाहते हैं। तो वो द्रव्य, आप और वो रुग्ण एक सोल कनेक्टेडनेस, एक सोल से जुड़े हुए हैं। और उस सोल को जुड़ने की वजह से अपने आप जैसा आप चाहोगे, जैसा रुग्ण चाहेगा और जैसा वो द्रव्य को ठीक लगता है, वैसा वैसा काम शरीर के अंदर होता जाएगा। डू यू एग्री विद दिस कंसेप्ट, या आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ फैंटेसी? फैंटेसी लग रही है, सच्चाई है इसमें? रसायन शब्द का अर्थ क्या है? बताया था मैंने पहले भी एक बार। अब करके तो देखो, एक कोई भी कल्प को इतने डिटेल में स्टडी करो, गिव 5 to 6 hours फॉर दैट द्रव्य, और फिर उसको यूज करना शुरू करो पेशेंट में, एंड यू विल बी सरप्राइज विद द रिजल्ट्स। यू विल टेल मी, सर सही कहा था आपने, बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैंने जितने दिन में सोचा था रिजल्ट आएगा, उससे आधे दिन में आना शुरू हो जाएगा। रस प्लस आयन, ये तो आपने संधि विच्छेद कर दिया। हाँ, रस का मैंने क्या बोला था? रस वही सहा, तैतरीय उपनिषद। रस मतलब क्या? आत्मा। आयन मतलब क्या? लेके जाने वाला, मार्ग। रसायन मतलब क्या? जो आत्मा तक लेके जाए, जिसका प्रभाव शरीर से लेकर, यानी कि अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक गिरता हो, जो इन पांचों कोशों को शुद्ध करता हो, जो इन पांचों कोशों को बलवान करता हो, जो आपकी आत्मा तक को प्योर कर दे, वो रसायन है। दैट इज अ हायर डायमेंशन और हायर मीनिंग ऑफ रसायन। सेकेंड मीनिंग इज रस अयन, जो रस से लेकर शुक्र तक, सभी सातों की सातों धातु तक, जो समृद्ध कर दे, सक्षम कर दे, वीर्यवान कर दे, उनके दोषों को मिटा दे, वो रसायन। राइट? यदि आप प्रधान अभिषक है, यदि आपने उसको सही मात्रा में स्टडी किया है और यूज किया है, देन इट इज गोइंग टू वर्क इन बोथ वेज। रस्ते शुक्र भी करेगा ठीक, और पेशेंट को एक अलग प्रकार का जुड़ाव आपसे हो जाएगा। वो अंदर से प्रसन्नता महसूस करने लग जाएगा, क्योंकि उसके आनंदमय कोष तक या विज्ञानमय कोष तक को उसकी रीच हो रही है। अगर आपका पेशेंट आपसे ऐसे ही तरीके से जुड़ जाए कि वो किसी की और किसी दूसरे के पास जाना ही नहीं चाहे, उसको रिजल्ट ना भी आए तो भी वो बोले सर नहीं, आपके पास ही मुझे ट्रीटमेंट करनी है, तो समझ लेना कि आपने उस द्रव्य को सही चुना है, सही समझा है और सही तरीके से उसे दिया है। राइट? ओके, अब तक समझ में आ गया पूरा?
अब आप में से मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन से लोग कौन कौन से द्रव्य को स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में। एसओपी तो मैं बताऊंगा, च्यवनप्राश को उदाहरण मात्र है, उसके माध्यम से आप आपका एसओपी बनाएंगे और स्टडी करना चाहेंगे, करेंगे। मैंने आपको डेडलाइन दी है 1 जन तक, 31 दिसंबर तक आपको बनाना है बहुत डिटेल में, गिविंग ऑलमोस्ट 4 to 5 hours फॉर दैट द्रव्य। तो आपको कोई भी कल्प बताइए, ऐसा द्रव्य नहीं कल्प ही चाहिए, और कल्प ऐसा चाहिए जिसमें मिनिमम 5 द्रव्य हो, 5 द्रव्य से ऊपर वाला ही चाहिए। तो ऐसा कोई भी ले लीजिए आप। और चरक का ही लीजिए हो सके तो। लेट्स स्टिक टू चरक, लेट्स नॉट गो इनटू रसशास्त्र, ओके, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट डोमेन। वी आर करंटली इनटू चरक, और सूचशेखर के ऊपर इसने स्टडी भी कर लिया है ऑलरेडी, नेहा ने। आपका फेवरेट अभी जो अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं मुझे ये स्टडी करना है चरक में से, या ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ लेकिन उसका उतना रिजल्ट नहीं आता, या मैंने उसको उतनी गहराई में नहीं समझा है, यूज तो करता हूँ, चरक का हो वो द्रव्य हो सके तो ज्यादा, टोटली हर्बल हो, या तो आप शारंगधर से ले लीजिए अगर नहीं मिल रहा है चरक का कोई तो। वेरी नाइस। धारिणी मैडम वांट्स टू लर्न हिंगवाष्टक चूर्ण, वेरी सिंपल, लेकिन उसकी रीच इतनी अफलातून है ना, हिंगवाष्टक चूर्ण भी आप पढ़ो तो सही से, बहुत सारी अवस्थाएं में यूज कर सकते हो। सो आई आई टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ कि धारिणी मैम 31 दिसंबर तो हिंगवाष्टक चूर्ण को इस तरीके से तैयार करेंगी कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक वो उसके ऊपर बोल सके। प्रियंका मैम इज फल त्रिकादि काढ़ा, सुमोद सर अभिपत्तिकर चूर्ण, वेरी नाइस, परफेक्ट, ऐसा ही आंसर चाहिए था मुझे। ध्यान रखना आप, जो बोला है वो करना है। ओके, दीपिका मैम सिंगल द्रव्य यूज करती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्राह्म रसायन। आप ब्राह्म रसायन पे काम कीजिए, बहुत सारे द्रव्य है हालांकि उसमें, लेकिन यू विल एंजॉय इट। और आधे द्रव्य तो च्यवनप्राश जैसे ही है, तो जो मैं आपको आज बताऊंगा उसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। बाकी आपको करना है। ब्राह्म रसायन इज ऑल्सो अंडर यूज्ड रसायन, हालांकि पहला रसायन कल्प है वो, लेकिन उसको बहुत कम यूज किया जाता है। तो दैट इज वन थिंग। मैं तो लिस्ट बता दूंगा, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज आएगी, आपके इंटरेस्ट का जो आएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हम बाद में ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि इस प्रकार से हमें करना है। वाह साहुल निधि मैम ने, वेरी नाइस, वंडरफुल। लेकिन करोगे ना 15 दिन में पूरा? एसओपी आपको आज बता दूंगा मैं पूरा च्यवनप्राश के थ्रू। कुछ एसओपीज आपको चाहिए तो सुकुमार गुरुत से, सीतोपलादि चूर्ण से और अभयारिष्ट से मिल जाएंगे, और कुछ आप आपकी बुद्धि से विवेक से आप यूज कीजिएगा कैसे समझना है। फर्स्ट थिंग ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद अधिकरण। कहाँ पर आया है उसका वर्णन, तो कहाँ पर आया है च्यवनप्राश का वर्णन? रसायन उसका अधिकरण है। ये सोनाली मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपको याद आएगा कौन सा आपको करना है तो आप कर सकते हैं। रसायन अध्याय उसका अधिकरण है, उसमें भी अभय अमलकीय जो पाद है ये उसका अधिकरण है। शारीर स्थान के बाद चिकित्सा स्थान की प्लेसमेंट है, राइट। और ज्वर से पहले रसायन और वाजीकरण का उल्लेख है। इसका मतलब इसकी चक्रपाणी टीका पढ़िएगा पहले, तो रसायन अध्याय की मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। रसायन अध्याय की स्टार्टिंग में ही चक्रपाणी की टीका है कि महाफलत्वात्, इसके अंदर रसायन पाद में, रसायन अध्याय में जो द्रव्य है वो महाफलवान है, यानी कि आप उसको ज्वर से लेकर रक्त पित्त गुल्म हर एक व्याधि में भी आप उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ गिविंग दैट रिलीफ। मतलब उसको इस कॉम्बिनेशन से बनाया गया है इन द्रव्यों को, इन कल्पों को, कि वो ऑलमोस्ट दे कैन कवर एनी डोमेन ऑफ द डिजीज। ओके, सो कोई भी आप हिंगवाष्टक ले लीजिए, बासाओ ले लीजिए, पहले लिखना है आपको अधिकरण, कहाँ पर आया है एग्जैक्टली exactly। जब तक आपको पूरा पता नहीं है, यदि आपको दिल्ली में आना है मेरे पास, तो आप सिर्फ बोल दो दिल्ली में आना है, तो यू कैन नेवर रीच टू मी। स्पेसिफिक आपको पता हो कि नहीं सर जनकपुरी में रहते हैं, D1 ब्लॉक में रहते हैं, 77 नंबर में रहते हैं, देन यू कैन इजीली कम टू मी। वैसे आपको एग्जैक्ट अधिकरण, अधिकरण भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में, अम्ल पित्त में आया है, इस श्लोक के बाद आया है, इस स्थान के बाद आया है, या इस श्लोक के पहले आया है,
इस प्रकार से उसको ढूंढ के आपको लिखना है, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ गाइडिंग फोर्स और गाइडिंग लाइन कि कहाँ लेके जाएगा वो आपको कल। सेकेंड थिंग, किम पांडित्यम परिच्छेदा, बार बार बोलता हूं मैं। पंडित कौन है? हु इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन जो एक चीज को परिच्छेद करके देखे, आमिर खान की तरह इधर से उधर से, थ्री इडियट्स में एक ही मशीन को जो हर एक एंगल से तोड़ फोड़ कर जो देखता है ताकि उसको वो समझ में आए, वो पंडित है। इसलिए आपको क्या करना है, जो जो द्रव्य है एक 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 द्रव्य को लिखते चले जाना है, और उस द्रव्य को हर एक निघंटु से उसका सिर्फ विशेष कर्म लिखना है, हर एक कर्म नहीं लिखना है। रसगुण वीर्य विपाक भी लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, अगर अलग लगे कुछ तो लिख सकते हैं, सिर्फ विशेष कर्म उसको लिखना है। पहले तो आप च्यवनप्राश ले लीजिए या कोई भी आपका कल्प ले लीजिए और उसकी फलश्रुति देख लीजिए, फिर उस फलश्रुति के अनुरूप उस द्रव्य में से कुछ कर्म ऐसा है क्या जो उस फलश्रुति में बैठता है। जैसे मान लीजिए गोक्षूर ये एक द्रव्य है च्यवनप्राश में, और गोक्षूर का एक निघंटु में दिया है श्वासकाश रुद्रोग नाशनम। हमें पता भी नहीं होगा कि गोक्षुर रुद्रोग नाशन है, श्वासकाश रुद्रोग नाशनम। अब च्यवनप्राश की फलश्रुति यदि आपको पता होगी तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स वहां पर आए हुए हैं, श्वासहर, कासहर और रुद्रोग शमन। तो आपको उस द्रव्य में से ऐसे शब्द चुनने हैं जो उस पर्टिकुलर कल्प से रिलेटेड है। बाकी भी उसकी बहुत बड़ी फलश्रुति होगी, वो वैसे भी काम करता होगा, लेकिन अभी हमें उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना है, इसलिए उसमें से उसके उतने ही पॉइंट्स, उतने ही शब्द आपको उठाने हैं। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? वेरी इजी। इसके लिए आपको 3 निघंटु देखने होंगे, भाव प्रकाश निघंटु, राज निघंटु, धन्वंतरि निघंटु। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो सब देखिए, नहीं है तो कम से कम 3 देखिए, और उतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम भाव प्रकाश निघंटु देखिए। मोर सिंपलर मेथड इज JLN शास्त्री की बुक आप लेके आइए द्रव्य गुण की, उसमें एंड के श्लोक जो दिए हुए हैं उसमें सभी के सभी निघंटु के श्लोक दिए हुए हैं, तो आपको और इजी हो जाएगा, हर निघंटु अलग से खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो अभी च्यवनप्राश के ऑलमोस्ट 39 द्रव्य है। यस, माधव बाग में यूज करते हैं गोक्षुर को एज एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन आपको यदि यूज करना है तो आप उसको कैसे यूज करोगे आयुर्वेद की भाषा में, यह आपको सोचना है। ओके, अभी मैं आपको कुछ द्रव्य बताऊंगा और मैंने किस प्रकार से उसके नोट्स बनाए वो बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको आइडिया मिलेगी कि स्टडी कैसे करना है। पहला द्रव्य है च्यवनप्राश का बिल्व। बिल्व शोथहर है, ये मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा कोई मेडिसिन है तो शोथहर महाकषाय की है। इसके मतलब आपको ये स्टडी करना है कि कौन से महाकषाय के द्रव्य ज्यादा यूज किए जाते हैं हर एक कल्प में, या एक कल्प को ले लीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण को ले लीजिए, उसमें से हिंग कौन से महाकषाय में आया है, बाकी के दूसरे द्रव्य कौन से महाकषाय से आए हुए हैं, ये आपको एक बार देखना है। सो बिल्व शोथहर अर्शोघ्न अस्थापनोपक अनुवासनोपक। फिर यदि अग्रे होगा वो द्रव्य तो उसका अग्रे भी लिख के रखिएगा, जैसे बिल्व का है सांग्राहिक, दीपनीय, वात कफ प्रशमनाना। अग्निमंथ अगेन शोथहर, पूरे के पूरे दशमूल है पहले के, वो सभी शोथहर है। तो एक बात क्लियर है कि च्यवनप्राश जो है ये शोथ शमन कार्य करेगा। और जिस किसी ने लेक्चर सुना नहीं मेरा वाला, हर एक व्याधि में शोफ हमने देखा था, शोफ सामान्य, हर एक व्याधि कहीं ना कहीं शोफ है, हर एक व्याधि में इन्फ्लेमेशन है। आज मॉडर्न स्टडी ये कहता है कि एवरी डिजीज बिगिंस विद एन इन्फ्लेमेशन, इसलिए ऐसा कोई डिजीज नहीं है जहां पर च्यवनप्राश नहीं यूज किया जा सकता, बस उसकी युक्ति सही होनी चाहिए। सिर्फ इतना समझने मात्र से कि शोथर महाकषाय के द्रव्य सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। मैं हालांकि मॉडर्न टर्म्स यूज नहीं करता हूँ ज्यादा करके, लेकिन आपको समझने के लिए वैसा जरूरी है। अभी आपका काम ऐसा होगा कि शोथ व्याधि में जाना है, शोथ की संप्राप्ति समझनी है। शोथ की संप्राप्ति जब आप समझोगे तो उसमें आपको सीरा, रक्त ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, इसका मतलब आपको उसका गामित्व समझेगा, च्यवनप्राश कहाँ कहाँ काम करता होगा, सीरा पे काम करता होगा, रक्त पे काम करता होगा, इस प्रकार से आगे आगे चलते चले जाना है। बला, बल्य है, ब्रूहणीय है, प्रजास्थापन है,
समीरास्त्र पित्तास्त्र नाशन है, बल कांतिकृत है। ये हम बहुत बार हमें पता नहीं होता है, निघंटु में वर्णन है बल कांतिकृत। बला बल देने वाली है, कांति बढ़ाने वाली है। च्यवनप्राश की फलश्रुति में कांति बढ़ाने वाला एक शब्द आया है, कांति बढ़ाता है च्यवनप्राश। कैसे बढ़ाता होगा कांति? वी डोंट नो। प्रभाव से बढ़ाता है या कुछ द्रव्य के कॉम्बिनेशन से बढ़ाता है? आपको क्या लगता है कांति कैसे बढ़ती होगी च्यवनप्राश की वजह से? कांति किसके ऊपर निर्भर करती है? एक जो आपका तेज है, प्रभा है, व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? वेरी नाइस आंसर प्रिया मैम। अग्नि। सबसे पहले कांति अगर किसी पर डिपेंडेंट है तो वो है अग्नि। गृहणी अध्याय का पहला श्लोक ही कहता है, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य उत्साह प्रभा, बल उत्साह कांति, ये सभी जो है अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए यदि कोई भी पेशेंट आपको कार्श का दिखे, मेलाज्मा का दिखे, तो सबसे पहले फंडामेंटल मिस्टेक है इसका अग्नि वीक है, इसका अग्नि खराब है। बाकी फिर चीजें बाद में आएगी, रस है, रक्त है, शुक्र है, किससे रिलेटेड है। सबसे पहली जो गड़बड़ हुई है वो अग्नि में गड़बड़ हुई है। दैट वी डोंट नो, जठर अग्नि में गड़बड़ है, शुक्र अग्नि में गड़बड़ है, किसमें पता नहीं, लेकिन गड़बड़ अग्नि में है। ये पहले आपको वर्ण जब भी आता है तो सोचना है, क्योंकि वी आर काय चिकित्सक। यदि हमें अग्नि के ऊपर ही पहले ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगा। आईसीयू के कोई भी पेशेंट आप देख लो, सबका सबका चेहरा जो है वो कांतिहीन, प्रवाहीन ऐसा ही दिखता है। कभी ऐसा पेशेंट देखा है आईसीयू में कि जो चमक रहा है, जिसकी प्रभा आभा बहुत अच्छी है? नेवर। अगर दिख रहा है तो वो अरिष्ट लक्षण है, राजक्षमा का पेशेंट है, जल्द से जल्द जाने वाला है। आईसीयू के पेशेंट से एक बार बस देखिए, सिर्फ उसका वर्ण देखिए, उसका अग्नि इतना मंद हो चुका होता है। और अग्नि मंद सिर्फ भूख कम होने की वजह से नहीं, तो बलम यलम निग्रहाय दोषाणा, धातुओं का बल कम होने की वजह से भी अग्नि का बल कम होता है। एक बार मैंने पहले भी बताया था, धातु स्ट्रांग है तो अग्नि स्ट्रांग है, अग्नि स्ट्रांग है तो धातु स्ट्रांग है। इट्स अ बाय वे रिलेशन। ओके, समझ में आया पॉइंट? अभी हर एक पेशेंट में ऐसा देखोगे, जहां जहां बल और वर्ण, जहां जहां पेशेंट बोल रहा है थकान लगती है सर, सुबह उठने बाद उत्साह नहीं लगता है, वर्ण पहले से बिगड़ चुका है, देन फर्स्ट एग्जामिन अग्नि। ओके, और कुछ द्रव्य देखते हैं। द्राक्षा स्नेहोपग है, कासहर है, ज्वरहर है, उदावर्त नाशन है, कासम आशु व्यपोहति ऐसा शब्द आया है। कास को बहुत जल्दी से जल्द खत्म करने वाली द्राक्षा है, मुनक्का है। कोष्ठ मारुत शमनम, यदि वायु बढ़ जाए कोष्ठ में, पेशेंट को बहुत उद्गार आना शुरू हो जाए या गैसेस हो जाए, तो उस समय में भी आप द्राक्षा या द्राक्षा का फांड दे सकते हैं। जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसका रिलेशन च्यवनप्राश की फलश्रुति से है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सभी के सभी मैं आपको गुणकर्म नहीं बता रहा हूँ। कंटकारी, सर्वकासजित, रुदामयान, कृच्छ्रनाशन, षोडल निघंटु में बताया है। भूम्यामलकी, कासहर श्वासहर, पिपासा नाशन, पिपासा नाश करने वाला च्यवनप्राश फलश्रुति में है। भूम्यामलकी, मूत्र रोगारति शमनम, राजनिघंटु। मूत्र रोगारति शमनम कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? मूत्र रोगों में, सीकेडी के पेशेंट्स में, यूटीआई के पेशेंट्स में। यू कैन इंडिपेंडेंटली यूज भूम्य अमलकी, और च्यवनप्राश जैसा द्रव्य भी आप उसको अपान काल में देते हो। च्यवनप्राश यदि आप उसको किसी घृत के साथ मिक्स करके देते हो तो इट इज गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द अपान क्षेत्र। जीवंती, जीवनीय है, चक्षुष्य है, वीर्यवर्धिनी, एक उसका राजनिघंटु में स्पेशल रेफरेंस आया है, वीर्यवर्धिनी, जीवंती। वीर्यवर्धिनी मतलब क्या? तो शरीर के अंदर का वीर्य भी बढ़ाती है, या जिस जिसके साथ उसको जोड़ा जाए उन सभी द्रव्यों का भी वीर्य बढ़ाती है। दैट इज जीवंती, इसलिए उससे जीवन कर्म होता है। चंदन अंगमर्द प्रशमन है,
बहुत सारे द्रव्य च्यवनप्राश के अंगमर्द प्रशमन भी है। वासा, वासा रुद्र है, इसको हम कभी भूलना नहीं है। रुद्रोगनाशन है च्यवनप्राश, और रुद्र वासा का इसमें यूज किया गया है। श्वास का समेह कुष्ठ, ये उसकी दूसरी फलश्रुति है। ठीक है, अब तक द्रव्य समझ में आ गए, किस तरीके से उसको लिखना है, समझना है। पहले 2-3 दिन आपको शायद उसमें लग जाएंगे, यदि बड़ा कल्प होगा तो इस तरीके से अध्ययन करने से 2-3 दिन लग जाएंगे, बट जो मजा आपको आएगा ना, इट विल बी अनबिलीवेबल। एक ही द्रव्य भी आप अलग तरीके से यूज कर पाओगे, और एज अ होल तो आपको समझेगा ही समझेगा। परफेक्ट। लाइक ग्रेट इफ यू आर फीलिंग ग्रेट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। जब आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, उससे भी ज्यादा। हाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिकोड द द्रव्याज इन च्यवनप्राश, ये हमें समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये किसी ने किया नहीं है ऐसा, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी की चीजें तो मैंने सीखी हुई है कि द्रव्य को डिकोड कैसे करें, ये पावस्कर सर से या नानल सर से। लेकिन ये जो है, ये मेरा तरीका है दूसरा वाला। दिस इज ओरिजिनल, बाकी वाला कॉपी है, कॉपीड है, टेक्निक है। तो अभी मैंने क्या किया कि हर एक द्रव्य को कौन से महाकषाय में आता है वैसे डिवाइड किया, फिर उनको काउंट किया कि च्यवनप्राश के कितने द्रव्य शोधर महाकषाय से लिए गए हैं, कितने अशोग्न में है, कितने कासाहर श्वासहर कितने हैं। वो सब काउंटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष तक मैं पहुंचा कि कौन से महाकषाय के द्रव्य ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, कौन से 3 महाकषाय या कौन से 4 महाकषाय के द्रव्य च्यवनप्राश में ज्यादा हो सकते हैं या होने चाहिए? सबसे ज्यादा कौन से महाकषाय का यूज किया गया है च्यवनप्राश में? मैंने तो बता दिया आपको, कौन सा था। राइट, शोधहर। अभी इसके बाद शोधहर के 12 द्रव्य है टोटल च्यवनप्राश में। इसके बाद कौन से अ, महाकषाय के होंगे? राइट, कासहर। कासहर के भी है, श्वासहर के हैं, लेकिन फिर भी कास से कम है। इसका अर्थ ऐसा हो गया कि कास पे ज्यादा काम कर सकता है, ये श्वास से भी ज्यादा कास पे ज्यादा काम करेगा। देन अंगमर्द प्रशमन, इसके भी काफी द्रव्य है। इसका अर्थ हो गया अंगमर्द। अंगमर्द कैसे होता है ये आपको कोश में जाके देखना है, क्योंकि अंगमर्द व्याधि अलग से दिया गया नहीं। तो कोश में आप ढूंढ सकते हैं अंगमर्द मतलब क्या। पूरे शरीर का टूटना, पूरे शरीर में ऐसा होना। ऐसे पेशेंट आते हैं क्या हमारे पास? बिल्कुल आते हैं, जो कहते हैं सर सुबह सुबह पूरे तन बदन में एक खिंचाव रहता है, या दिन भर पूरे शरीर में एक दर्द जैसा होता है। ऐसे सभी पेशेंट को भी आप च्यवनप्राश दे सकते हैं, और बिल्कुल विथ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपने अभी वैसा स्टडी किया है कि च्यवनप्राश के बहुत सारे द्रव्य अंगमर्द प्रशमन से है। इसका मतलब ये अंगमर्द प्रशमन करेगा ही करेगा। आपको वहां पर रासना महारासनादि काढ़ा या अन्य कोई गुगुल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको, ऐसे मैंने सबका किया है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा है शोथहर, अनुवासनोपग, कासहर, बल्य, अंगमर्द प्रशमन, हिक्का निग्रहण। इन सब के द्रव्य सबसे ज्यादा लिए गए हैं। ओके, तो ये एक समझने का, एक अंडरस्टैंडिंग का तरीका है। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू अंडरस्टैंड, सो टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द महाकषाय पर्सपेक्टिव, ये हम उस तरीके से समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट डिवीजन है जो आहार्य द्रव्य इसमें यूज किए गए हैं। इट इज अ फूड कॉम्बो, है ना। न्यूट्रास्यूटिकल जिसे कहते हैं च्यवनप्राश, इसमें आहार्य द्रव्य भी है और औषधि द्रव्य भी है। तो आहार्य द्रव्य कौन से है? मत्स्यंडिका है, तेल है, घृत है, और मधु है। मधु आहार्य भी है, औषधि भी है, लेकिन दोनों इसमें लिया जा सकता है। तो आहार्य द्रव्य लिए गए हैं। बेस हमेशा बहुत बार रसायनों में आहार्य द्रव्य का है। क्यों लिया गया है? सो वी ऑल नो आहार इज महाभेषज। आहार इटसेल्फ इज महाभेषज। महाभेषज मतलब क्या? आहार में रसायन कर्म करने की ताकत है, और जब उसको
साक्षात रसायन द्रव्यों से मिक्स किया जाता है तो वो धातु में एक रूप हो जाते हैं, धातु रूप हो जाता है वो द्रव्य, आपके धातुओं का भाग बन जाता है। इसलिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है और उसको कंसिस्टेंसी जो है वो अवलेह की कंसिस्टेंसी आती है। वाय अवलेह कल्पना इज यूज्ड एज रसायन। एक बार मैंने बताया था कि हमारा शरीर एज यू ऑल नो सबसे ज्यादा जल तत्व से बना है। यदि हमारे शरीर को यदि हमारे शरीर के जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को निकाल कर मिक्स कर दिया जाए बाहर, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी आएगी वो बिल्कुल अवलेह की तरह आएगी। इसलिए अवलेह जो है ये पूरे शरीर के ऊपर, या रसायन जो है पूरे शरीर के ऊपर कार्य करते हैं। ओके, अभी आहार्य द्रव्य को भी आपको वैसे ही स्टडी करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ च्यवनप्राश एंड सम डिफरेंट थिंग्स विच दैट पर्टिकुलर द्रव्य पोजेसेस। घृत अग्निवर्धन में श्रेष्ठ है, शुक्र ओज पे जाता है, विष उन्माद शोष ज्वर का नाशन है, स्मृति बुद्धि बढ़ाता है, और मेधा स्मृति बढ़ाने वाला च्यवनप्राश तो है ही है। तेल सूक्ष्म है, उष्ण है, व्यवाही है, इसलिए तेल को स्किप नहीं करना है च्यवनप्राश बनाते हुए, क्योंकि यदि वो सूक्ष्म है, व्यवाही है, इसका मतलब वो सारे द्रव्यों को डीप लेवल तक, स्रोत तक लेके जाने वाला है। न च श्लेष्म वर्धनम तेल है, क्योंकि कुछ कारण की वजह से कफ बढ़ सकता है च्यवनप्राश की वजह से, बाकी द्रव्यों की वजह से, लेकिन तेल जो है वो कफ बढ़ने नहीं देता है। वात तो उत्तम वातक है ही, बद्ध विन मूत्रम भी है, क्योंकि बैलेंस करना है। अमल की जो है ये भेदनीय है और तेल जो है बद्ध विन मूत्र है, इसलिए बैलेंस करने के लिए भी उसका उपयोग किया गया है। संयोग और संस्कार से किसी भी चीज को मिटा सकता है, तो बाकी द्रव्य भी तेल के अनुरूप या तेल उनके अनुरूप कार्य करेगा। मेधाग्नि वर्धन है तेल, अगेन मेधा बढ़ाने वाला च्यवनप्राश है। मत्स्यंडिका शीत है, खंड भी एक प्रकार है शक्कर का, तो शीत है लेकिन खंड से थोड़ा कम शीत है, ऐसा लिखा है चरक में। तो मत्स्यंडिका जो है ये थोड़ा शैत्य प्रदान करने वाली, जब दोष शरीर से अपकर्षित होते बाहर जाते हैं तो एक प्रकार का दाह निर्माण होता है या विदाह होता है, उसको काम करने के लिए, उसको सूद करने के लिए मत्स्यंडिका जैसा, या बहुत सारे कल्पों में भी आप देखोगे तो उसका एक शीत द्रव्य बेस के रूप में यूज किया हुआ होता है। शोणित स्थापन है शर्करा, शोणित स्थापन महाकषाय में आई है यदि आपको ध्यान में होगा तो वात रक्त एक फलश्रुति में है च्यवनप्राश की, हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका यूज किया जा सकता है। अमल की द बेस द्रव्य है, इसका मतलब इसका कार्य सबसे ज्यादा दिखना चाहिए च्यवनप्राश में। तो अमलकी का विशेष कर्म दिया गया है रसायन अध्याय में। सभी कर्म मोस्टली हरित की जैसे है, लेकिन फिर भी रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृक्षम रसायनम, इसका मतलब रक्त पित्त पर काम करने वाली या रक्त पित्त सदृश कंडीशंस में, या रक्त पित्त के, जैसे मैंने बताया था कल लीन पित्त में कि रक्त पित्त के पूर्व रूप जो है ये अम्ल पित्त जैसे दिखते हैं, इसलिए अम्ल पित्त के पेशेंट्स में भी आप च्यवनप्राश को यूज कर सकते हैं। टेक्निक तो आपको पता ही है कैसे यूज करना है। परम वृष्यम रसायनम, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में बृहत मात्रा में आप च्यवनप्राश यूज कर सकते हैं, रसायन तो है ही है। चक्षुष है, यानी कि सिर्फ चक्षुष जब वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि वो हायर फैकल्टीज पे भी काम करता है। चक्षु पे काम करने वाले बहुत सारे द्रव्य जो है ये कर्ण के ऊपर भी, मेधा स्मृति इसके ऊपर भी कार्य करते हैं। पंचरस है, लवण वर्जित है, लवण रस है एकमेव ऐसा रस है जो अनति उपयुंजित है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, या उससे शरीर को ज्यादा तकलीफ होती है। मॉडर्न साइंस भी वही कहता है कि कम से कम प्रमाण में यूज करना है। तो अमल की एक खासियत है कि इसमें सभी के सभी रस है लेकिन लवण नहीं है, इसलिए उसका रसायन प्रभाव ज्यादा दिखता है। मधु संधान करने वाला है, हमें संधान ही तो करना है सभी धातुओं का, आपस में संधान, सभी दोष और उत्कृष्ट धातुओं को एक साथ मिलाना, ये संधान करने का काम मधु करेगा। श्लेष्म पित्त प्रशमन में अग्र है मधु, कफ पित्त प्रशमन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कफ पित्त नाशन भी च्यवनप्राश है। पवन अनुलोमन भी है, इसका मतलब तीनों दोषों पे काम ये करेगा, लेकिन अवस्था अनुरूप अलग अलग है, वो हम देखेंगे। रक्त पित्त कफापहम मधु, अगेन रक्त पित्त कफापहम है, इसका मतलब रक्त के ऊपर, पित्त के ऊपर, कफ के ऊपर
इन तीनों दोष धातु के ऊपर उसका कार्य दिखता है। शोणित स्थापन है, वमनोपक है। वमनोपक किस अर्थ में? यदि मधु को ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो वो छर्दी करा सकता है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में या योगवाही स्वरूप में यूज किया जाए तो वो वमनोपक कार्य करेगा। मतलब क्या? जो दोष चिपके हुए हैं स्रोतसों में, जिनकी वजह से शोथ हो रहा है, उन द्रव्यों को बाहर निकालेगा वहां से, उन द्रव्य की सेल से उल्टी कराएगा, सेल से बाहर निकालेगा और फिर अपकर्षण करेगा शरीर के बाहर। इन दैट वे ऑल्सो वमनोपक कैन बी अंडरस्टूड। ओके, यहां तक क्लियर है? दीपिका मैम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कहाँ बताया है कि दोष बाहर जाते समय दाह होता है? ऐसा डायरेक्टली बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसा बताया है कि हमारा शरीर जो है ये मल साथ में है। मतलब दोष हो या मल हो, ये शरीर में बने रहते हैं, उनकी टेंडेंसी बनी रहने की है। हमारा शरीर उनको पकड़ के रखता है, उससे साथ में हो चुका है। जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो शरीर उसको प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध किस प्रकार से करेगा कि कोई भी चीज बाहर जब जाएगी शरीर के अंदर की साथ में बल्क वाली, तो वायु और अग्नि की वृद्धि होगी। वायु अग्नि सखा है, इसका मतलब वायु अग्नि के स्वरूप में या अग्नि वायु के साथ कार्य करता है और दाह जैसा लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत बार जब पेशेंट्स को दाह ये कंप्लेंट दिखना शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि आपकी चिकित्सा गलत नहीं हो रही है, सही तरीके से जा रही है, दोष उसके शरीर से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप दाह प्रशमन या कोई अन्य घृत स्वरूप रसायन यूज कर सकते हैं। अगेन नाइस क्वेश्चन। पंचकर्म के बाद भी विदाह होता है क्या? पंचकर्म से सभी दोषों का नाश करने के बाद तुरंत ही संसर्जन क्रम इस प्रकार से ही दिया गया है ताकि विदाह ना हो। यदि आप पंचकर्म के बाद आहार लेना शुरू कर देते हो तो विदाह डेफिनेटली होगा, राइट। और पंचकर्म की शुरुआत में ही घृत है, स्टार्टिंग ही घृत है, और पंचकर्म होने के बाद भी घृत ही बोला है लेने के लिए। इसका मतलब उन्होंने वो ध्यान में रखा हुआ है कि दोष जब शरीर के बाहर जाएंगे तब ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिससे वायु और पित्त बढ़ेगा। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आदि और अंत में घृत से उसको बॉक्स मेथड से उसको पैक कर दिया गया है, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, सभी एक एक जो फलश्रुति के में दिए हुए हैं उनको लिखना है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। या आपके पास नोटबुक होगी तो एक पेज को दो भाग में डिवाइड कर करके एक एक व्याधि या एक एक कंडीशन लिखनी है। जैसे मैं अभी सब आपको बताऊंगा पूरी फलश्रुति, फिर उसके कुछ उदाहरण बताऊंगा कैसे करना है, बाद में आप समझ सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। पहला वर्ड आया है परमोक्त रसायन, आधा पेज में इसको छोड़ दीजिए। कास श्वास विशेष, कास और श्वास में विशेष है, इसलिए कास अलग लिखिए, श्वास अलग लिखिए, आधा आधा पेज दोनों को छोड़ दीजिए। वृद्ध बाल अंगवर्धनम, वृद्ध अंगवर्धन, बाल अंगवर्धन। स्वरक्षय, पिपासा नाशन, उरो रोग, हृदरोग, वात शोणित, मूत्र शुक्र दोषापकर्षण। जब एक संधि में आएगा तब उसका एक अर्थ होता है कि वो दोनों को साइमल्टेनियसली काम करता है। जब शरीर में मूत्र और शुक्र की विकृति साथ साथ दिखती है तो उसके ऊपर ज्यादा कार्य करता है, और अलग अलग भी कर सकता है। तो मूत्र दोष अपकर्षण एक ऐसा लिखना है, और शुक्र दोष अपकर्षण एक ऐसा लिखना है आधे आधे पेज में। देन हायर फैकल्टी कर्म, मेधा स्मृति कांति आयु। तो किस प्रकार से वो मेधा स्मृति कांति और आयु पे काम करेगा उसके लिए आधे पेज में डिवाइड करके कैसे लिखना है। इंद्रिय बल्य, स्त्रीषु प्रहर्ष, वर्ण प्रसाद, पवन अनुलोमन। इतने सारे इसकी फलश्रुति में आई हुई चीजें हैं। करीब करीब 21 चीजें जो है इसके ऊपर च्यवनप्राश काम करता है। ओके, अभी आपको क्या करना होता है कि हर एक उस व्याधि में जाकर उसकी संप्राप्ति, थोड़ी सी पूर्व रूप या रूप देखने होते हैं, और वो च्यवनप्राश से कहीं मैच करते हैं क्या, ये आपको देखना है। तो इससे आपको च्यवनप्राश किस तरीके से काम करता होगा ये भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिया है काश श्वास, क्योंकि काश श्वास विशेष है इसलिए काश श्वास के ऊपर हम समझेंगे। तो काश श्वास की खासियत क्या है ये हमें ढूंढनी है। गुणग्राही मतलब क्या, कि हर एक चीज में जो गुणों को देखता है। तो काश श्वास में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमको उसमें से विशेष चीजों को ढूंढना है।
सामान्य विशेष सिद्धांत ये ही होता है कि उसमें से विशेष चीजें ऐसी ढूंढो जो अलग है या जो उस कल्प के कॉन्टेक्स्ट में या जो उस व्याधि के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने में जरूरी है। तो कास श्वास का विशेष क्या है? दोनों पित्त स्थान समुद्भव है। पित्त स्थान समुद्भव मतलब क्या? कास और श्वास की शुरुआत कहाँ से होती है, उगम कहाँ से होता है? तो पित्त स्थान समुद्भव मतलब क्या? चक्रपाणी टीका देखोगे तो पित्त स्थान समुद्भव मतलब आमाशय वर्ड आया है, यानी कि कास और श्वास की संप्राप्ति जो शुरू होती है वो आमाशय से होती है। इसका मतलब ये हो गया, और ये विशेष बताया है च्यवनप्राश का, इसका मतलब ये हो गया कि च्यवनप्राश जो है ये आमाशय पर प्रायः कार्य करता है। इस प्रकार से आपको एक अवयव का गामित्व अनलॉक होने में मदद होती है। आमाशय के दोषों पर यानी कि कफ पित्त पर प्रायः, या आमाशय की कोई भी विकृति पर, फिर वो अल्सर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर ये कार्य कर सकता है, ऐसा एक अनुमान हमने लगाया। शायद ये गलत भी हो सकता है, वो पूरा आप जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर कास, कास की संप्राप्ति का विशेष क्या है? ऐसा खोजना होता है एक व्याधि को, उसका विशेष ढूंढना होता है, क्यों वो अलग है दूसरे से, उसकी संप्राप्ति में क्या ऐसी अलग चीज है, उसके क्या लक्षण ऐसे अलग है विच सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर। राइट धारिणी मैम? अधः प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोता समाश्रिता। नीचे का वायु जो है यानी कि या तो अपान वायु या उदान वायु, इनकी गति ऊर्ध्व हो जाती है, इसकी वजह से प्राण विलोम हो जाता है, प्राण की गति विलोमित हो जाती है। इसका मतलब जहां जहां पर उदावर्त की कंडीशन है, जहां जहां पर उदावर्त, अभी उदावर्त में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन प्राय ऐसे समझ के चलिए कि मलावष्टम्भ या मूत्र की मात्रा कम होना, जहां जहां पर ऐसी कंडीशन है और उसकी वजह से काश श्वास हो रहा है, खास करके वृद्ध पेशेंट में जब काश श्वास होता है तो ये उदावर्त की वजह से होता है। और उसमें च्यवनप्राश तो है ही, वृद्धों के लिए तो बताया ही गया है, खास करके उसी के लिए तो मेन बताया है, और उनमें काश श्वास हो तो देना ही देना है, मात्रा में देना है, तो ज्यादा सही रहेगा। च्यवनप्राश को डिवाइड कर लीजिए 10 से 20 ग्राम की मात्रा में, या आपको उनका अग्नि कितना है उसके हिसाब से, और उसको मुहुर मुहुर मात्रा में आप सिर्फ च्यवनप्राश दे दीजिए उनको, बाकी कुछ द्रव्य भी देने की जरूरत नहीं, उनका काश श्वास उससे ही कम होना शुरू हो जाएगा। वात शोणित, वात रक्त, बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास एंकल पेन के, या वात रक्त मतलब नॉट नेसेसरी गाउट, बहुत सारे स्किन डिजीजेस भी उत्तान वात रक्त में आते हैं। तो वात शोणित उसकी फलश्रुति में है। अगेन आपको अभी अन्वय लगाते जाना है कि कौन से महाकषाय से रिलेटेड है क्या, शोधहर से रिलेटेड है क्या, वात और शोणित मतलब उसका गामित्व शोणित पे ऊपर जाता है क्या, रक्त के ऊपर वो उसका विशेष प्रभाव है क्या। वात शोणित में वात की स्वतंत्र दृष्टि है और शोणित की स्वतंत्र दृष्टि है। और पवन अनुलोमन ये स्पेसिफिक वर्ड आया है च्यवनप्राश की फलश्रुति में। पवन अनुलोमन ही शब्द क्यों आया है? पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं, मतलब वो वायु को विशेष रूप से, बलवान वायु को भी शरीर से बाहर निकाल सकता है या अनुलोमित कर सकता है। यानी कि पवन जहां जहां पर बहुत खराब है, यानी कि आईसीयू वाली कंडीशन, जहां पर मरणासन्न अवस्था है, वहां पर भी आप च्यवनप्राश जैसी चीज राइस ट्यूब के थ्रू उसको पूरा पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। यदि आप च्यवनप्राश ना भी दे सको तो दूसरी युक्ति कर सकते हैं, च्यवनप्राश के जितने द्रव्य है उसमें से जो मिलते हैं उसका काढ़ा बना दीजिए, उसका काढ़ा राइस ट्यूब में दे सकते हैं, या उस काढ़े का चाटन आप घृत और मधु के साथ दे सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू विद इट, ओके, स्काई इज द लिमिट। पिपासा नाशन बताया, पिपासा बहुत बार दिखती है, वायु और पित्त के कारण होती है। आम समुद्भव तृष्णा या आम के कारण भी पिपासा दिखती है। च्यवनप्राश अग्नि विवर्धन करने वाला है, परम अग्निवृद्धि, नॉट ओनली अग्निवृद्धि, परम अग्निवृद्धि। परम अग्निवृद्धि होने की वजह से आम का नाशन, आम का नाशन होने की वजह से पिपासा नाशन। पिपासा यदि बनी रहे तो क्या होगा, फिर से आम बनेगा, क्योंकि पिबेत स्वर को, पिबेत स्वस्थो अपि अल्पशः, ये चरक का नियम है। कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। यदि पिपासा बढ़ जाए या रोग स्वरूप हो जाए तो आदमी ज्यादा पानी पीने लग जाएगा, ज्यादा पानी पीने लग जाएगा तो फिर से अग्नि मांद्य हो जाएगा, फिर से क्लेद की वृद्धि हो जाएगी, शोथ का निर्माण होगा। इसलिए पिपासा नाशन करना, शोथ प्रशमन करना, ये उसका कार्य है। इसलिए हर एक पेशेंट में आपको तृष्णा कितनी है, आप पानी कितना पीते हैं, ये आपको पूछना ही पूछना है। रुद्रोग नाशन,
रुद्रोग की संप्राप्ति कैसे होती है ये सुश्रुत में बताया है। दूषयित्वा रसम दोषा विगुणा हृदयम गता। रस की दुष्टि से उसका प्रारंभ है। रस धातु जब खराब होता है तब वहां से शुरुआत होती है। रसवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय मूलम महास्रोतश्च, यानी कि हृदय और महास्रोतस पे भी उसका कार्य होता होगा। राइट। मूत्र शुक्र दोषापकर्षण, मूत्र में और शुक्र में जो जो दोष है, यानी कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स है जहां पर शुक्र की दुष्टि है वहां पर वो कार्य करेगा। मूत्र के सभी दोष यानी कि प्रमेह की बहुत सारी कंडीशंस में, यूटीआई के पेशेंट्स में वो काम करेगा। रुद्रोग शब्द आया है तो रुद्रोग का एक दूसरी जगह पर वर्णन है स्पेसिफिक, कफज रुद्रोग में च्यवनप्राश दिया है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन जहां पर पेशेंट बोलता है कि सीने में बहुत गौरव निर्माण होता है, जैसे कोई पत्थर रखा है सीने पर, ऐसा लगता है। वजन भी बढ़ रहा है, शोथ भी है। इस प्रकार का कोई अंजाना का पेशेंट, सीसीएफ का पेशेंट, इसमें भी आप च्यवनप्राश को स्पेसिफिक यूज कर सकते हो, क्योंकि रुद्रोग में तो यूज होता ही है लेकिन स्पेसिफिक कफज रुद्रोग में होता है। ये आपको तंत्र युक्ति से अन्य जाकर समझ में आएगा। शुक्र दृष्टि में जीवनीय घृत भी दिया गया है। जीवनीय घृत यानी कि रक्त के ऊपर कोई भी जब चीज निर्माण होती है तो उसमें रक्त और शुक्र का रोल होता है। कोई भी चीज जब निर्माण होती है तो उसमें रक्त और शुक्र का रोल होता है। शुक्र जो है वो पुनरुत्पादन करता है, मल्टीप्लाई करता है किसी भी चीज को, और रक्त जो है वो उसमें जीवन देता है, जान फूकता है उसमें। इसके लिए जहां जहां पर कोई डीजेनरेटिव डिजीजेस है वहां पर आप च्यवनप्राश को, जीवन या घृत को, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। शुक्र दृष्टि में इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में आपको जीवनीय घृत और च्यवनप्राश को यूज करना ही करना है। शिला जतुक का भी वर्णन शुक्र दृष्टि में आया हुआ है। आवरण, आवरण बहुत सारे आवरण की कंडीशन में, आवरण में क्या होता है, कौन क्या चिकित्सा बताइए? मारुते हितम पातानुलोमनम कफ पित्त अविरुद्ध अनभिसंधि स्रोतोशोधन। दीज 5 थिंग्स आर गिवन इन आवरण। जहां जहां पर आवरण है वहां पर आपको कौन सी पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि वो द्रव्य मारुते हितम, वायु के लिए हितकर हो, वात का अनुलोमन करने वाला हो, कफ पित्त के अविरुद्ध हो, कफ पित्त को बढ़ाने न वाला हो, अनभिसंधि हो, स्रोतसों में उपलेप करने वाला न हो, स्रोतो शोधन हो। ऐसे सभी के सभी गुण जो है ये च्यवनप्राश में है। इसलिए आवरण जन्य कंडीशन जो हमें बहुत बार दिखती है या हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, अगेन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ऐसा दिखता है, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर मेधा स्मृति, बाल अंगवर्धनम। बहुत पेशेंट्स आते हैं, बच्चों आते हैं, माता पिता लेकर आते हैं कि इनका वजन नहीं बढ़ रहा है, इसकी स्मृति अच्छी नहीं है, मेधा अच्छी नहीं है, तो उसको स्वर्ण प्राशन देने की जगह च्यवनप्राश वहां पर यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बालक की अग्नि भी बढ़ाएगा, बाल अंग वर्धन भी करेगा, मेधा स्मृति भी बढ़ाएगा, आयु भी बढ़ाएगा। आयु बढ़ाएगा मतलब सिर्फ एज नहीं बढ़ाएगा, तो हर एक उसकी चीज, हर एक जो उसका डायमेंशन बढ़ना चाहिए उचित प्रमाण में, उसको बढ़ाने वाला ये च्यवनप्राश है। उसको इस तरीके से समझना है। उरो रोग आपको समझना है। उरो रोग यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई भी कंडीशन, देन इट कैन बी निमोनिया, इट कैन बी एटेलेक्टेसिस ऑफ लंग। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में अवस्थानुरूप उसको यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। कौन से वायु को पवनोत्तम कहा गया है? प्राण को, उदान को, व्यान को, समान को, अपान को। विच वायु इज कॉल्ड एज पवनोत्तम? वेरी राइट दीपिका मैम, उदान वायु को पवनोत्तम कहा गया है। कौन से वायु को धमनी धर ये कर्म दिया गया है? धमनी का धारण करने वाला, धमनियों का धारण करने वाला। नो, इट इज प्राणवायु। ओके। विभज्य च अन्नस्य किट्टात सारम, ये किसके बारे में कहा गया है? विभज्य च अन्नस्य किट्टात सारम। ओके, हमें लगता है समान है लेकिन ये है व्यान। ये व्यान के बारे में कहा गया है।
योनौ च शुक्र प्रतिपादन, योनि में शुक्र को स्थित करना। बहुत बार इनफर्टिलिटी के पेशेंट में यही होता है कि शुक्र वहां पर स्थित नहीं होता है या ऊपर तक नहीं जाता है। योनौ च शुक्र प्रतिपादन, कुछ देर तक योनि में शुक्र को संग्रहित करके रखना, ये किसका कार्य है? अगेन इट्स नॉट ऑफ अपान, इट इज ऑफ व्यान, व्यान वायु का कार्य है। और च्यवनप्राश एक ऐसा द्रव्य है जो व्यान वायु पे कार्य करता है, क्योंकि अंगमर्द प्रशमन है, शोथहर है। अंगमर्द मतलब पूरा शरीर, शोथहर मतलब पूरा शरीर। ओके, तो उस पूरे शरीर पर काम कर कर अनुवासनोपक के बहुत सारे द्रव्य वहां पर है, स्नेह वहां पर निर्माण कर कर व्यान की गति अच्छी करता है। व्यान की गति अच्छी करने की वजह से योनि में शुक्र धारण होता है कुछ देर तक, और उसके बाद उसकी गति ऊर्ध्व होकर फर्टिलिटी होने में मदद होती है। अभी जो मैंने श्लोक बताया उसके रेफरेंसेस आपको खुद ढूंढने हैं, यही होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है, आपको पहले भी आपने किया होगा शायद, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। वात रोग, वात रक्त निदान स्थान, वाग्भट निदान स्थान 16वें अध्याय में जाकर प्राण व्यान उदान समान अपान किस किस के वजह से बिगड़ते हैं, ये आपको ढूंढना है। फिर प्राण उदान व्यान समान अपान के स्पेसिफिक कर्म क्या है, ये आपको लिखने हैं। और फिर इनका संबंध च्यवनप्राश से क्या हो सकता है, ये आपको लिखना है। ये आज का या 2-3 दिन का आपका होमवर्क रहेगा। इससे आपको बाकी भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में हेल्पफुल होगी यदि आप इसको इस ढंग से करो तो। और अगले 15 डेज का टास्क होगा, जो भी कल्प आपने यूज किया है उसको मैंने बताए हुए तरीके से, एसओपी से, और आपके बताए हुए, आपने समझे हुए एसओपी से, आप जिस प्रकार से अध्ययन करते हैं या करना चाहते हैं या आपके गुरुओं ने सिखाया है, उस तरीके से उस द्रव्य को, उस कल्प को आपको अनलॉक करना है। और अनलॉक करने के बाद आपको हर एक पेशेंट में उस द्रव्य को यूज करना ही करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि आपको वो अनुचित भी लगे कि इस पेशेंट में ये नहीं सही लग रहा है, फिर भी आपको यूज करना है, चाहे आप कम मात्रा में यूज कीजिए। लेकिन जिस द्रव्य को आप अनलॉक करोगे उसको आपको हर एक पेशेंट में यूज करना ही करना है। इसका उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा, या आप ही मुझको बताएंगे कि इससे क्या होता है। जब आप द्रव्य के हो जाते हैं तो द्रव्य आपका हो जाता है, और जब द्रव्य आपका हो जाए तो आप जो चाहो वो पेशेंट के अंदर होने लग जाता है। ओके, इज इट क्लियर? सभी चीजें समझ में आ गई अभी च्यवनप्राश की? इतना प्यारा कल्प, उसको कितना हमने बचा बचा के रखा है, कितना मर्यादित कर दिया उसको, और कहाँ कहाँ पर उसकी रीच है, स्काई इज द लिमिट। इतना इतनी जगह पर उसको यूज किया जा सकता है। कुछ प्रश्न होंगे तो पूछिए, कुछ गलती लग रही होगी तो वो भी बताइए। मैंने हर चीज जो बताई वो सही नहीं है, जो गुरुओं से आई है वो डेफिनेटली 100% सही है, लेकिन कुछ चीजें जो मेरी डाली हुई है वो गलत हो सकती है, इसलिए यू कैन करेक्ट देम और यू कैन ऐड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, ठीक है। आज का होमवर्क नहीं समझा है। आज का होमवर्क क्या है कि प्राण उदान व्यान समान अपान, ये पंचवायु के कर्म आपको लिखने हैं। प्राण क्या क्या करता है? श्रीवण शवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कुरुत, ऐसा एक के नीचे नहीं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस प्रकार से लिखना है। फिर ये प्राणवायु दुष्ट कैसे होता है, तो ये कहाँ पर दिया है? ये दिया है निदान स्थान में, वाग्भट निदान स्थान 16वें अध्याय में। प्राण किस वजह से विकृत होता है, ये वहां पर दिया हुआ है। और अभी चलो बता ही देता हूँ, अष्टांग संग्रह में अभी जो मैंने रेफरेंसेस बताए वो अष्टांग संग्रह के हैं, और ये बहुत अलग रेफरेंसेस है। धमनी धारण, ये किसका काम है? प्राण का। योनौ च शुक्र प्रतिपादन, ये किसका कारण है? व्यान का। शिट्टात अन्न सारम विभजति, ये व्यान का कर्म है। ऐसे अलग कर्म दिए हुए हैं। ये कर्म समझने से हमें कल्प या संप्राप्ति अलग से समझने में मदद होती है, इसलिए ये होमवर्क आज का दिया गया है। कितनी एज के बच्चों को दिया जाना चाहिए च्यवनप्राश? यू कैन गिव फ्रॉम 1 मंथ ऑल्सो। एक दिन से, दूसरे तीसरे दिन से भी आप च्यवनप्राश दे सकते हो। जैसे स्वर्ण स्वर्ण प्राशन आप देते हो, उसकी जगह च्यवनप्राश दीजिए। स्वर्ण प्राशन ये आप सब जानते हैं, मार्केटिंग है, क्यों ना चरक का कल्प यूज किया जाए।
च्यवनप्राश को मुहुर्मुहु चाटन दीजिए। मैं अन्वेषा को देता हूँ या देता था बीच में, अभी बंद किया है। बीच बीच में चाटन या थोड़ा सा उसको मिक्स करके कभी दूध में दे दिया चाटन स्वरूप में, दूध के साथ, हालांकि उसको दिया जाना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को दूध साथ में होने की वजह से उसको उसके साथ दे सकते हैं। मात्रा उसकी एक पल तक की है, 40 ग्राम तक दे सकते हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर च्यवनप्राश काम करेगा ही करेगा, तो आपको उसको दे के देखिए, सुबह सुबह खाली पेट 40 ग्राम दे देना है रसायन काल में। कुछ भी खाना नहीं है जब तक भूख ना लगे, क्योंकि च्यवनप्राश की फलश्रुति में लिखा है कि उसका भोजन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, जितना वो रोज खाता है उतना ही खाना चाहिए, इतनी मात्रा में च्यवनप्राश देना है। तो ये आप क्या कहते हैं, अंदाज से आपको ये समझ में आ जाएगा। दूध के साथ उसको देना ही नहीं है, क्योंकि वो विरुद्ध हो जाता है। रामदेव बाबा बोलते हैं या सभी बोलते हैं च्यवनप्राश को दूध के साथ दो, ऐसे ग्रंथ में कहीं पर भी लिखा नहीं है। ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है कि च्यवनप्राश दीजिए और वो जब पच जाए तब खाइए, उसको दूध के साथ नहीं देना है। कितना गलत आयुर्वेद फैला हुआ है, ये भी सोचो आप। कितने लोग रामदेव बाबा को फॉलो करते हैं और कितनी मिस्टेक्स, फंडामेंटल मिस्टेक्स हम क्रिएट करते हैं। और दुर्दैव है कि वैद्य समूह बलवान नहीं होने की वजह से हम एक्शन भी नहीं ले पाते। डिस्पाइट वी हैव प्रूफ, स्टिल वी कैन नॉट क्लेम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी कि नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका होता है लेने का। और कुछ किसी को पूछना है? 2 minutes वी हैव। देवेंद्र सर, इस प्रकार से च्यवनप्राश बनाएंगे क्या एक बार? घृत तेल जी सर, युक्त अभी शायद आप बनाऊंगा। बनाते भी होंगे ऐसे। हाँ, यमक करके बनाऊंगा सर अभी मैं कुछ समय के अंदर। और च्यवनप्राश जो है ना, वो टेस्टी नहीं होना चाहिए, पहली बात। बहुत टेस्टी नहीं होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। चरक ने लिखा हुआ है कि कोई भी द्रव्य ये टेस्टी होना चाहिए, इन द सेंस उसको आप युक्ति से ऐसे यूज करो कि वो पेशेंट ले सके, पैलेटेबल हो। बट इट शुडंट बी वेरी टेस्टी, उसमें बहुत सारी शर्करा डाल दी है या ऐसा किया, ऐसा नहीं। जब आप तेल डालते हो च्यवनप्राश में तो उसकी टेस्ट थोड़ी बिगड़ती है। बट लेकिन दैट इज नॉट आर मैटर। हमें कोई च्यवनप्राश को उसको टेस्टी बनाकर चॉकलेट जैसा नहीं देना है, हमें उसका व्याधि का प्रशमन करना है। इसके लिए उसको वैसे ही बनाना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा पढ़ाई ध्यान करने से ज्ञान का प्रकोप होता है, दिया गया है। इसलिए हम सभी ने भी च्यवनप्राश या ब्राह्म रसायन लेना चाहिए। अभी दीपिका मैडम ब्राह्म रसायन को अनलॉक करने वाली है कुछ दिनों में, तो आपको समझेगा च्यवनप्राश का भी जो बाप है वो ब्राह्म रसायन है। अगेन अंडर यूज्ड द्रव्य है, पहला द्रव्य है, पहला कल्प है रसायन अध्याय का, फिर भी हमने ब्राह्म रसायन को पॉपुलर नहीं बनाया। हम सब लोग शक्ति कपूर से ही खेल रहे हैं। रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन तो यूज किए ही नहीं प्रैक्टिस में। देखो च्यवनप्राश को क्या बोला है, एक तो रसायन है, एक तो परम अग्नि वृद्धि कराने वाला है, बल्य है। राइट, इतनी परम अग्नि वृद्धि कर रहा है, मतलब वो गुरु होगा क्या? नहीं होगा। गुरु कब होगा? यदि आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में दे दो, या बहुत ज्यादा सामावस्था है शरीर के अंदर, तब होगा। यदि आप उसको मुहुर मुहुर मात्रा में दो या वर्धमान क्रम में दो, आज 1 ग्राम दिया, कल 1.5 ग्राम दिया, 2 ग्राम दिया, इस प्रकार से दिया, तो उसका अग्नि सम्यक प्रकार से स्थापित भी होगा और उससे बलवर्धन भी होगा। वो गुरु भी नहीं रहेगा। अभी विकी कौशल चल रहा है, लेकिन वो हमारी प्यारी कैटरीना का हो चुका है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर। ओके। सुंदर क्वेश्चन पूछा है सोनाली मैडम ने। साम दोष है, अग्निमांद्य है, कार्श है।
इसमें कैसे विचार करें च्यवनप्राश का? साम दोष है, आप समान काल में पाचन औषधि आपकी यूज करते चले जाइए, हिंगवाष्टक आदि को। सेकेंड मेथड इज हिंगवाष्टक को अनुपानी च्यवनप्राश रखिए, हिंगवाष्टक को च्यवनप्राश में मिक्स करके चाटन दे दीजिए, या रसायन काल में च्यवनप्राश दीजिए और बाकी पाचन औषधि आप जो दे रहे हैं वो दीजिए, या च्यवनप्राश को वर्धमान मात्रा में आप देते चले जाइए, धीरे धीरे उसका अग्नि बढ़ेगा तो आम पाचन अपने आप होते चले जाएगा। निधि मैम ने बताया वो गुरु हो सकता है यदि आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में दे दो तो, लेकिन उसको इस प्रकार से युक्ति से दिया जाए तो वो अग्नि बढ़ाते हुए आम दोष का नाशन करेगा, और धातु का बल वर्धन होने से भी अग्नि का बल बढ़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। आप ऐसे 5, 7, 10 द्रव्य भी समझ लो ना ठीक तरीके से तो अवस्थाएं समझ में आना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक कल्प को ऐसे स्टडी करके देखो, अवस्थाएं अपने आप समझ में आ जाएगी और युक्ति अपने आप लगना शुरू हो जाता है। अभी जैसे सोनाली मैडम ने पूछा साम दोष, अग्नि मांद्य और कार्यशत, ऐसा ट्रिपलेट आया तो क्या करेंगे? मैंने इसके बारे में सोचा हुआ नहीं है कभी, लेकिन आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज मैंने च्यवनप्राश को वैसे समझ के रखा है, तो अपने आप ऐसा आंसर निकला बाहर। इस तरीके से आप अपने आप समझ पाओगे अवस्थाओं को। यस, ब्राह्म रसायन मिलता है मार्केट में, वैद्य रत्नम का मिलता है, कोट्टक्कल का मिलता है, कोट्टक्कल की क्वालिटी काफी अच्छी है, वो आप ब्राह्म रसायन यूज कर सकते हैं। टेस्ट में इतना अच्छा नहीं है ब्राह्म रसायन च्यवनप्राश जितना, लेकिन वंडरफुल वंडरफुल एक्सेलेंट। सत्व का प्रवेश होता है इसके, ऐसा उसकी फलश्रुति में आया है, मतलब साक्षात आपका रजो और तमोगुण भी कम कर सकता है, इतना पोटेंशियल उसमें है। पंचमूल वहां पर यूज किया है ब्राह्म रसायन में, सभी प्रकार के पंचमूलों को। इसलिए अभी ये दीपिका मैडम पर निर्भर करता है कि कितनी खूबसूरती से वो हमें सिखाती है इस चीज को। जो विकल्प आप बनाओगे स्वयं भी आपको यूज करना है, खुद भी खाना शुरू कर दीजिए और पेशेंट को भी देना शुरू कर दीजिए। अभयारिष्ट का भी मैंने ऐसे बोला था कि आप वो यूज कर सकते हो। सो दीज 2 थिंग्स आर इनफ। एक कोई अरिष्ट, खास करके अभयारिष्ट, और एक कोई रसायन या आप जो भी कोई द्रव्य बनाओगे अभी, उसको आप स्वयं भी यूज करो, ताकि आपको स्वयं में चेंजेस क्या हो रहे हैं वो समझ में आएंगे, और पेशेंट्स में भी यूज करके देखो। ओ, नेहा मैम, निधि मैम ने कुछ बताया, फैमिली मेंबर को स्वामला दिया था, बीडीएस मेमोराइज नहीं हो रहा था उसकी स्टडी, बट उसके बाद उसका वेट लॉस हुआ। ये बहुत रीजन हो सकते हैं, और दूसरा रीजन ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि वृद्धि होती है उसकी च्यवनप्राश से, लेकिन वो खाता नहीं है उतने प्रमाण में, खाने की मात्रा उतनी ही रह जाए और अग्नि वृद्धि हो जाए तो भी शरीर का अपकर्षण हो सकता है, इसलिए उसका खाने की क्वांटिटी भी बढ़ानी जरूरी होती है। ओके, वंडरफुल। अम्ल अमला अमल की रुक्ष भी हुआ तो उसका कोई ये नहीं है, बैलेंस्ड कल्प है च्यवनप्राश रुक्ष और स्निग्ध गुणों का, तो वो अपकर्षित नहीं करता है। वृद्ध बाल अंगवर्धन यदि वो कर रहा है, बल्य है, सो इट डजेंट मैटर।